डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विक्टर महाजन है और लोग मुझे द डेड मैन के नाम से जानते हैं। मैं शैतान से सौदा कर चुका हूँ और मेरी आत्मा के बदले मुझे अमर जीवन मिला है। लेकिन मैं इसे वरदान समझूं या एक शाप, अब तक जानने की कोशिश करता रहा हूँ। शैतान जो हर एक ब्रह्मांड का अंत चाहता था, मैंने उसे रोका और अपने इस ब्रह्मांड को भी बचाया। लेकिन कुछ दास जो उस दरवाजे को पार कर कर हमारी इस दुनिया में पहुंच आए थे, वो अब भी यहाँ पर हैं और 1 साल बीत चुका है। मैं इंतज़ार में हूँ कब उसके दास सामने आएंगे। वो शैतान हमारी इस दुनिया पर कब्जा करने की कोशिश दोबारा कब करेगा। मुझे उस शैतान के दास ढूंढने हैं जो उसने नर्क से यहाँ पर भेजे हैं। मेरी गलती से वो दरवाज़ा खुला था और मैंने मेहनत से उस दरवाजे को बंद तो कर दिया। अब नर्क से कोई यहाँ पर आ तो नहीं सकता, लेकिन जो दास यहाँ पर पहले से आ चुके हैं उन्हें रोकना मेरा फ़र्ज़ है। और उन्हें ढूंढने के लिए पूरा 1 साल लगा चुका हूँ। कोई भी ऐसा इंसान मिला ही नहीं जो ये कहता हो कि वो नर्क से यहाँ पर आया है। शायद शैतान के वो दास बताना ही नहीं चाहते और ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे जिस कारण मुझे पता चल भी पाए। छिप छिप कर वो क्या कर रहे होंगे, ये सोच सोच कर मैं पागल तक होने को हो गया हूँ। 1 साल बीत चुका है। पहले 6 महीने बहुत मुश्किल भरे रहे। मैं जहाँ पर भी काम मिलता वो काम कर रहा था, क्योंकि मैं मर नहीं सकता, इसलिए मुश्किल से मुश्किल काम मैं करता जा रहा था। कभी मैं आर्मी में चला जाता, कभी मैं ऐसे बम डिफ्यूज़ करने के काम पर लग जाता जहाँ मुझे ढेर सारे पैसे मिलते। कभी किसी बिल्डिंग के ऊपर जहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा हो मैं वहाँ पर पहुँच जाता। कई बार मेरी मौत हुई और मैं अलग अलग नाम से जाता, चेहरा ढक कर, और मौत के बाद अपने इस कब्रिस्तान में उठ खड़ा होता। मैंने पैसे भी काफ़ी कमाए और गंवाए भी बहुत ज़्यादा। मैं देश और दुनिया में घूमता रहा, शैतान के उन दास को ढूंढने की कोशिश करता रहा और देश और दुनिया घूमकर अब मैं थोड़ा थोड़ा उबने भी लगा हूँ। मुझे लगने लगा है घूम फिर कर अब मुझे मज़ा नहीं आ रहा। 6 महीने बाद मैं और ज़्यादा पैसे कमाने लगा और अब इन पैसों से मैं अपनी एक खास जगह बनाना चाहता था। जैसे आम इंसान जीते हैं मैंने वैसे ही जीना शुरू कर दिया। लेकिन आम इंसान पूरी तरह ईमानदारी से नहीं जीते, इसलिए मैंने भी थोड़ी थोड़ी बेईमानी करनी शुरू कर दी। लेकिन ये बेईमानी ऐसी नहीं थी जिससे किसी और को नुकसान होता। ये कब्रिस्तान के आसपास की ज़मीन जहाँ पर कोई खेती नहीं होती थी। लोग डरा करते थे कि कब्रिस्तान में भूत प्रेत होते हैं, वो भूत प्रेत आसपास घूमते रहते हैं, इसलिए लोग उन खेतों पर खेती नहीं किया करते थे। बहुत सस्ते खेत थे और मैंने भी कुछ भूतों को वहाँ कब्रों से निकाला और उन ज़मीनों पर छोड़ दिया, जिसके बाद मुझे सस्ते खेत मिल गए। मैं उन खेतों पर खेती भी खुद नहीं करता, रात के वक्त उन्हीं भूतों चुड़ैलों से करवाता और इससे अब फसल बीज कर मैं काफ़ी पैसे कमाने लगा था। मैंने ज़मीनें भी काफ़ी इकट्ठा कर ली। अब मुझे लगने लगा है साधारण ज़िंदगी जीना शुरू कर देना चाहिए। मुझे भी शादी करनी चाहिए और समय आने पर मैं भी मौत को कबूल कर लूँगा और उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ कर मेरी मौत हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए अमर रहना अच्छा है। ये सब इसी तरह चल रहा था। मैं कोई अपना हमसफ़र ढूंढ रहा था और यहाँ पर कई वेबसाइट हैं, जैसे जीवनसाथी.com। मैंने अपना बायोडाटा भी डाला हुआ है। एक शरीफ लड़का बनकर मैं एक लड़की ढूंढ रहा हूँ और लड़की को ढूंढते ढूंढते अचानक एक बार एक डेट के लिए मैं रेस्टोरेंट में था। ये एक ब्लाइंड डेट थी। वो लड़की यहाँ पर आने वाली थी और पहली बार मेरे दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ थी। लेकिन जब मेरा ध्यान सामने पड़ी उस अखबार पर पड़ा, मेरे होश उड़ चुके थे। उस अखबार को उठाया मैंने और मुझे पता चला यहाँ पर एक ऐसा इंसान आया हुआ है जिसकी चर्चाएँ बहुत ज़्यादा हैं। एक बहुत बड़ा टेररिस्ट जिसे भारत में देखा गया है और उसकी खासियत है उसके शरीर पर बने हुए वो टैटू।
उन टैटू से उसकी पहचान होती है, लेकिन उसके शरीर में बदलाव भी होते हैं। वो शरीर में बने हुए टैटू भी गायब कर सकता है, अपने शरीर में थोड़े बहुत बदलाव भी वो कर सकता है। मैं साधारण खबर की तरह उसे पढ़ रहा था, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता। अचानक नीचे दिया गया था वो बड़ा सा टैटू जो उसकी छाती पर गुदा हुआ है, वो कभी नहीं जाता। उस टैटू को जैसे ही देखा था मैं अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ था। मेरी वो किताब मुझे बताया करती थी कि शैतान के वो दास, उनके शरीर पर ये शैतानी निशान होता है। ये निशान कुछ इस तरह का है कि एक बड़ी सी आंख बनी हुई है और उस आंख के बिल्कुल बीच में एक तलवार गड़ी हुई है। ये शैतान का निशान है और जो भी नर्क में उसका दास बनता है उसके शरीर पर अपने आप गुद जाता है ये निशान। उसके बाद नर्क में भी वो आज़ाद हो जाता है और दास बनकर वो और बुराई करना शुरू कर देता है। लेकिन शैतान उन्हें नर्क से यहाँ भेज नहीं पाते थे। अब उनके वो दास यहाँ पर आए हुए हैं जिन्हें मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। ये पहला था। मेरी आंखें चमक गई थी, मुझे जिंदगी का फिर से मकसद दिखने लगा था और वो लड़की बिल्कुल मेरे सामने आकर बैठ गई। वो कुर्सी पर बैठी मेरे चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। यकीनन मैं काफ़ी ठीक ठाक ही दिखता हूँ, लेकिन अब ये समय डेट करने का नहीं है। मुझे दुनिया को बचाना है। उस लड़की को ये मैं कैसे समझा पाता? मैं उसे भी निराश करना नहीं चाहता था। मैं बस उससे यही कहता रहा, बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मुझे माफ़ करना, मुझे जाना होगा, मैं एक सेकंड भी रुक नहीं सकता। और उस लड़की का कहना था, कोई भी काम इतना ज़रूरी नहीं होता, चाय तो पी कर जाओ। मैं कहता रहा, नहीं मैं चाय नहीं पी सकता, और वो चाय के लिए ज़िद करती रही और अंत में मुझे बैठकर आधे घंटे तक चाय पीनी भी पड़ी और उससे बातें भी करनी पड़ी। क्या बात करता? पहले तो मैं जैसे उसे पसंद भी कर लेता, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी आने के बाद सारा ध्यान मेरा बार बार अखबार पर जा रहा था। मुझे वो किताब से बात करनी थी जो मेरी जेब में उछल रही थी। वो किताब शैतानी है जो मुझसे बात करने को उतावली है और मैं भी उससे बात करना चाहता हूँ। आधे घंटे बाद मैंने उससे विदा ली और सीधा मैं एक छोटी पतली गली की तरफ भागा। वो गली नाले की तरफ जा रही थी और वहाँ गंदगी के कारण कोई नहीं आ रहा था। वहाँ पहुँचते ही जेब से मैंने वो किताब निकाली और उसका पन्ना खोलकर मैं उससे बात करने लगा। ये निशान, तुमने वो निशान देखा जो अखबार पर था? क्या सच में ये शैतान का दास है? उस किताब ने जवाब दिया था, हाँ ये शैतान का दास ही है। उसने कई दास हमारी इस दुनिया में छोड़े हैं और उनमें से पहला हम ढूंढ चुके थे। मैंने ठान लिया था अब उसे पकड़ना मेरा ही काम है, लेकिन उसे टेररिस्ट माना जा रहा है जो बाहर कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रह चुका है। अब मैं उसे टेररिस्ट की तरह जानने लगा था। शायद ये ऐसा कोई हो जो पहले टेररिस्ट रह चुका हो और वो नर्क में गया, लेकिन शैतान ने उसे नर्क से उठाकर दोबारा हमारी इस दुनिया में भेज दिया। उसकी शक्ल की काफ़ी तस्वीरें वायरल हो चुकी थी और उसे ढूंढने के लिए मैं सीधा उसे शहर में पहुंच गया। सबसे पहले तो मैं उसे ढूंढने के लिए तरकीब बना रहा था और तरकीब बनाने के लिए मुझे उस किताब से बहुत सारी मदद भी चाहिए थी। उस शहर में सबसे पहले साधारण इंसानों की तरह हमने ढूंढना शुरू किया। अब पुलिस वाले भी हमारी तरह ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे, इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होंगी। हम उनसे आगे कैसे निकल सकते हैं, ये जानने के लिए मैं उस किताब के पन्नों को पढ़ने लगा। पुलिस वालों के पास, आर्मी वालों के पास वो पन्ने नहीं हैं, वो किताब नहीं है जो मुझे शैतानी दुनिया की जानकारी देती है। मैं उससे सवाल करने लगा था, आखिर मैं उसे ढूंढूं कैसे? कोई खास चीज़ जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं और उसे पकड़ सकता हूं। उस किताब ने भी मेरी बहुत मदद की थी। जब भी किसी का जन्म होता है, वो जन्म उसका एक शरीर में होता है। उसकी आत्मा और उसका शरीर जुड़ जाता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। जब हमारी मौत होती है तब हमारे शरीर का भी अंत हो जाता है। हमारी हड्डियों को ज़मीन में दफना दिया जाता है, शरीर को ज़मीन में दफना दिया जाता है। कई धर्मों में शरीर को जला दिया जाता है, कई धर्मों में नदी में बहा दिया जाता है। बस अगर उस शरीर का कोई हिस्सा मिल जाए तो मरने के बाद अगर वो इस दुनिया में है तो उसे ढूंढना और ज़्यादा आसान हो जाता है।
पहले तो हमें ये पता लगाना होगा आखिर उसका शरीर दफन कहाँ पर है। जब उसके शरीर को हम ढूंढ लेंगे, हमें उसे कब्रिस्तान से बाहर निकालना होगा। कोई ना कोई हड्डी, शरीर का कोई ना कोई सड़ा हुआ हिस्सा हमें मिल जाएगा और उसे पकड़कर हम बाद में उसे ढूंढ पाएंगे। वो छोटा सा हिस्सा हम एक खास तरह के बक्से में रखेंगे और वो बक्सा हमें उस तरफ निशान करके बताएगा वो कहाँ पर है। हमें सबसे पहले तो ये जानना था आखिर उसे पिछली बार मारा कहाँ पर गया था। इसके लिए मुझे इसी शहर के खास कब्रिस्तान में जाना पड़ा। वहाँ पर ऐसे लोगों को दफनाया जाता है जिनकी बातें गुप्त रखी जाती हैं। मैंने डिटेक्टिव से खास तौर पर इस बारे में बहुत कुछ जाना था। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। अभी वो अच्छे अच्छे केस सुलझाए जा रहे हैं, लेकिन अब इधर मुझे आना था और इस कब्रिस्तान में अब उस कब्र को ढूंढने में सबसे ज़्यादा समय लगने वाला था। ऐसे पॉलिटिशियन जो आतंकवादियों के साथ मिले हुए हों, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा कत्ल किए हों और उनके शरीर को यहाँ पर दफनाया गया, वो लोग जिनकी बातें गुप्त रखी गई, जिन्होंने देश को धोखा दिया, उनकी लाशें भी यहाँ पर दफनाई गई। सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा थी और अंदर घुसना बहुत मुश्किल भरा रहा, लेकिन मेरे पास कई शक्तियाँ हैं मैं जिनका इस्तेमाल कर सकता हूँ। सबसे बड़ी शक्ति ये किताब है जो मुझे ऐसी चाणक्य नीतियाँ बताती है जिसके साथ मैं आगे बढ़ पाता हूँ। मेरे ही शरीर का जैसे हिस्सा बन गई है ये किताब। उसने मुझे बताया इस कब्रिस्तान के अंदर जाने का एक सबसे आसान तरीका, कब्रिस्तान के पीछे बनी हुई वो गुफा। इस गुफा के सहारे कई लोग अंदर आते हैं, कब्रों को खंगालते हैं और अंदर से सोने चांदी की चीज़ें निकालकर बाहर भाग जाते हैं। वो गुफा का इस्तेमाल करके मैं भी कब्रिस्तान के अंदर था रात के 9 बजे। रात का फ़ायदा हम उठा सकते थे। लोग रात को भूतों प्रेतों से डरते हैं। कब्रिस्तान के अंदर आने से जैसे उनके शरीर में ठिठुरंसी बढ़ने लगती है। मैं नहीं डरता। मैंने तो भूतों को काम पर रखा हुआ है। अपने खेतों में मैं फसल उगवाता हूँ उनसे, तो मैं भूतों से क्यों डरता। यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी भूत नहीं, मुझे वो लाश ढूंढनी थी। यहाँ कई कब्रों के ऊपर नाम तो लिखे हुए थे, लेकिन धूप से वो पेंट उखड़ चुका था, सही से पढ़ा नहीं जा रहा था। एक एक करके उन कब्रों को हमने देखना शुरू किया और मैं तभी समझ गया बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसमें तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। आखिर मैं कैसे उसे ढूंढ पाऊँ। मैंने ये सवाल जब उस किताब से किया, उसने आसान तरीका बता दिया मुझे। जब भी कोई मर जाता है वो या तो स्वर्ग जाता है या नरक जाता है, लेकिन अगर उसकी आत्मा यहीं पर उसे छूकर वापस आ जाए तो उनमें एक खास लिंक होता है। उस लिंक को पहचान सकती है वो शैतानी किताब, शैतान की किताब। अब उस किताब को मैं जिस जिस कब्र पर रखे जा रहा था, एक एक करके वो पन्ना खुलता गया। उस कब्र में जिसकी भी लाश थी उसकी सारी जानकारी सामने आ जाती, उसका नाम, वो कब मरा। ऐसे करते करते मैं उस किताब को अलग अलग कब्रों पर रखता गया और मुझे पता चलता गया आखिर उस कब्र में कौन कौन है। और अंत में जब मैं वहाँ पर पहुँचा था, वो मेरे बिल्कुल सामने वाले पन्ने पर लिखा हुआ था। ये वही है, डोजन रस्काव। ये एक ऐसा आतंकवादी था जो रशिया से था, लेकिन हर देश की मदद किया करता। जिस तरह से यह पूरी दुनिया को ही नापसंद किया करता था। ये कभी रशिया में बम ब्लास्ट करवाता तो कभी अमेरिका में, कभी पाकिस्तान में और भारत में भी इसने कई लोगों को मरवाया था। ये यही काम किए जा रहा था पिछले 1 साल से और मैं समझ ही नहीं पाया। लेकिन अब इसकी तस्वीरें जब वायरल हुई, उस निशान को देखकर मुझे पता चला 1 साल में ये इतना बड़ा आतंकवादी बन गया और किसी को शक तक नहीं हुआ। इसे पहले भी मारा गया, लेकिन ये फिर से जैसे जिंदा हो जाता था। उस कब्र की खुदाई हमने शुरू कर दी। मैं एक बड़े से फावड़े से बड़ी आसानी से उस कब्र को खोद चुका था। वो लाश लगभग सड़ी हुई महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लाश लगभग 50 से 60 साल पुरानी हो। मैं ऐसे शरीर को जानता हूँ जो साधारण इंसानों के नहीं होते। ये चमड़ी किसी साधारण इंसान की नहीं थी, ये हड्डियाँ किसी साधारण इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई खास शक्ति लिए हो। मैं अब और इतिहास जानना चाहता था और उस किताब ने और इतिहास बताने से मना कर दिया। उसने सिर्फ 1 साल का ही इतिहास बताया, क्योंकि बाकी इतिहास को वो जैसे सही से समझ नहीं रही थी। इससे पहले का इतिहास
मुझे खुद ढूंढना होगा। कौन था ये डोजन? 1 साल से ये दोबारा एक्टिव हो चुका है, लेकिन इससे पहले ये लाश काफ़ी पुरानी लगती है। ये कब मारा गया? आखिर इसका काम क्या था? मैं सारी जानकारी निकालूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने उसकी सबसे छोटी उंगली की वो हड्डी तोड़ी और उसे अपने पास रख लिया। अब उस हड्डी को लेकर मैं उस बक्से में डाल चुका था और बक्से के ऊपर बना हुआ वो कांटा अपने आप हिलने लगा। वो कंपास की तरह काम नहीं कर रहा था। पहले तो मैं सोच रहा था कि ये सुई हिलेगी भी या नहीं, लेकिन अब हड्डी रखने के बाद ये सुई खास तरफ इशारा कर रही थी। वो वहीं पर था और उसका पीछा मुझे करना था। मैं दोबारा अपने शहर में आ गया और अब मुझे रिसर्च करनी थी। अपने शहर में रिसर्च करनी बहुत आसान होती है और वो हमारे शहर में ही दिशा बता रहा था बक्सा। हमारे शहर में वो आया हुआ है, लेकिन करना क्या चाहता है और क्या वो जल्दी यहाँ से निकल जाएगा? ये जानने के लिए मुझे उसका इतिहास जानना था और इतिहास ढूंढते ढूंढते मेरे होश उड़ते चले गए। उसे लगभग 70 साल पहले मार दिया गया था। 70 साल पहले 20,000 से ज़्यादा सैनिकों की आर्मी थी। उनमें से सिर्फ 70 बचे थे और बाकी सब मारे गए। तब जाकर उसका खात्मा हो पाया था। इतना ज़्यादा शक्तिशाली था वो। क्या कोई साधारण इंसान इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या कोई आतंकवादी इतना शक्तिशाली हो सकता है? उसने किसी गोली से नहीं मारा था उन सैनिकों को, हाथों से मारा था। अंधेरे में उस किले में जब पकड़ने के लिए 10,000 की वो सेना गई थी, उनमें से 70 बाहर निकल पाए थे। सब ने बयान दिया था कि वो एक शैतान की तरह सबको मार रहा था। जितनी लाशें निकाली गईं, उनके शरीर में खून जरा भी नहीं था। बाकी लोगों ने उसकी लाश को बाहर निकाला था और यहाँ पर दफना दिया गया था। कई लोगों का मानना था कि वो एक पिशाच था, वैम्पायर, और वो पहला वैम्पायर था जिसने इस शक्ति को हासिल किया था। अब जैसे एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ना शुरू हो गई थी। डोजन एक ऐसा वैम्पायर जिसने शुरुआत की थी पिशाचों की, खून पीने वाले पिशाच। कब से रहा होगा ये धरती पर और अंत में 70 साल पहले इतनी बड़ी सेना लेकर इसे मारा गया और इसका शरीर यहाँ दफनाया गया। ये बला से छुटकारा पा लिया गया था। इसे ज़रूर नर्क में सज़ा मिली होगी, लेकिन उस शैतान ने इसे दोबारा हमारी इस दुनिया में भेज दिया और अपने शरीर को और ज़्यादा तगड़ा करने के लिए यकीनन ये दोबारा वही कोशिशें करता रहा होगा। लेकिन कोई और कड़ी भी जैसे मेरे दिमाग में घूम रही थी, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। वो करना क्या चाहता है? वो इस तरह से बार बार आतंकवादियों के साथ मिल क्यों रहा है? वो ज़्यादा शक्तिशाली लोगों से क्यों मिल रहा है? क्या वो एक सेना बनाना चाहता है या माजरा कुछ और ही है? ये जानने के लिए मुझे उसका पीछा करना था और वो बक्सा लिए मैं सीधा उस तरफ बढ़ने लगा था। मैं उसका पीछा करने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। वो जंगल में क्या कर रहा होगा? और पुलिस भी उसका पीछा कर रही होगी। वो भेष बदल बदल कर हमारे शहर में किसी से मिलने की कोशिश कर रहा था। उस जंगल में मैं पहले भी आ चुका था, लेकिन पश्चिम बंगाल का ये जंगल इतना ज़्यादा डरावना है मैं जानता नहीं था। मैं जैसे जैसे उस जंगल के और अंदर जाता गया, मुझे एहसास होता गया जैसे अजीब अजीब सी शक्तियाँ यहाँ पर मौजूद है। लेकिन वो डोजन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जानकारी मुझे चाहिए थी। मैं बस बक्से का पीछा करता गया और आसपास से आ रही आवाज़ें बढ़ती गई। ऐसा लग रहा था मुझे घेरा डाला जा रहा है। मैं भूतों से, पिशाचों से नहीं डरता, इसलिए मैं बिना चिंता के आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो किताब बार बार फड़फड़ाए जा रही थी। अभी उससे बात करने का मन नहीं था, मेरा ध्यान सामने होना चाहिए। लेकिन अचानक अंधेरा ज़्यादा घिरने लगा, जैसे बादल ऊपर आ चुके थे और वहाँ पर पेड़ों पर चिपके हुए वो काले रंग के पिशाच ये बता रहे थे ये उनका इलाका है। मुझे चारों तरफ से उन पिशाचों ने घेरा डाल लिया था और वो पेड़ों पर ही चिपके हुए थे। पेड़ों से छलांग लगाते तो दूसरे पेड़ पर पहुंच जाते और मुझे जैसे अपने पंजों से खरोंचने की कोशिश करते। उन्हें पता होगा मैं मरता नहीं, इसीलिए वो ज़मीन से ऊपर छलांगे लगा रहे थे। अगर मैं उन्हें पकड़ लेता तो ज़मीन में गाड़ देता और नर्क की आग के कारण वो जलते और नर्क में पहुंच जाते। दोबारा कैद, और वहाँ से तो वो छूट नहीं सकते थे।
इसलिए शायद उन्हें पता होगा वो ज़मीन से करीब आ ही नहीं रहे थे, ऊपर से ही मुझे नोचने की कोशिश करते जा रहे थे। और उनकी जितनी भीड़ बढ़ती गई मेरी परेशानी भी उतनी ज़्यादा बढ़ती गई। वहाँ उन काले पिशाचों के बीच एक लड़की साधारण कपड़े पहने हुए उस पेड़ पर चढ़ी हुई थी और अचानक उसने मुझ पर छलांगे लगानी शुरू नहीं की, बल्कि उन पिशाचों को मारना शुरू कर दिया। वो पिशाच काफ़ी संख्या में ज़्यादा थे और वो लड़की जैसे अकेले ही 2 पिशाचों को मार चुकी थी, उनके टुकड़े कर दिए थे। और इसी कारण बाकी पिशाच उसे घेरने लगे और वो पिशाच जैसे मुझे छोड़ रहे थे। मैं किसी को अपने लिए ली गई मुसीबत के कारण छोड़ नहीं सकता, तो पेड़ों पर चढ़ना मैंने भी शुरू कर दिया। मैं बार बार पेड़ों पर चढ़ता, उनके नाखून मुझे चीरते, लेकिन उनके सर धड़ से मैं अलग कर देता। वो लड़की भी मेरे लिए लड़ रही थी, इसीलिए उन पिशाचों से हम दोनों ने ऐसे युद्ध करना शुरू कर दिया। हार हमारी हो रही थी, एक एक कोने में हम घिसटना शुरू हो गए थे। उस लड़की के पास भी बहुत शक्ति थी, लेकिन पेड़ों के बीच फंसे होने के कारण हम जमीन पर आ नहीं सकते थे। तभी मैंने सोचा ये लड़की मेरी मदद कर सकती है। उस लड़की को लेकर मैं जमीन पर आ गया और उसने अपने नाखूनों से उन पेड़ों के परखच्चे उड़ा दिए। उन्हीं पेड़ों पर वो पिशाच बैठे हुए थे, छोटे छोटे पंख लिए। अभी वो उड़ नहीं सकते थे, इसीलिए वो पेड़ टूटे और वो पिशाच जमीन पर। जमीन मेरी है और ये ज़मीन से ही निकलता है वो नर्क। इसीलिए एक एक करके जब मैंने उन्हें पकड़ना शुरू किया, वो लड़ नहीं पा रहे थे। मैदान में मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। मैं इस ज़मीन से वो नर्क की आग निकालता हूँ जो हर किसी को भस्म कर देती है। उस आग के कारण कोई बच नहीं पाता, जिसमें भी आत्मा है वो मरता है। हर शरीर को मैं ख़त्म कर सकता हूँ। मैंने उनको पकड़ा और ज़मीन में गाड़ना शुरू कर दिया। ज़मीन से निकलने वाली वो आग, वो भयानक हाथ जो नर्क से निकलते थे, उन्हें खींचकर जैसे नर्क में ले गए। ये नर्क से नहीं आए थे, ये साधारण पिशाच थे जिन्हें उसने बनाया था। अब मैं जानने लगा था आखिर डोजन यहाँ पर कर क्या रहा है। वो यहाँ पर लोगों को पिशाच बना रहा है। वो अपनी एक आर्मी तैयार कर रहा है और मुझे उसे रोकना होगा, इससे पहले कि वो बहुत ज़्यादा पिशाच बना ले और आम लोगों को उससे बहुत ज़्यादा खतरा हो जाए। वो जितने ज़्यादा पिशाच बनाता चला जाएगा, उतनी ज़्यादा उसकी आर्मी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन वो इतनी जल्दी इतने पिशाच बना कैसे पा रहा है? मैंने तो सुना है एक पिशाच इतनी आसानी से नहीं बन सकता। जब एक खास पिशाच जो अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए वो शक्तियाँ रखता हो, वो किसी इंसान को काटे, उसके बहुत समय बाद वो धीरे धीरे पिशाच बनता चला जाता है। जिस तरह से एक बीमारी लगती है शरीर में जो धीरे धीरे काम करती है, उसी तरह पिशाच भी कोई धीरे धीरे ही बनता है। इसने यहाँ पर इतनी बड़ी आर्मी कैसे इकट्ठा कर ली होगी, ये जानने के लिए अब मुझे और ज़्यादा आगे बढ़ना था। और मैं जानता था खतरा और ज़्यादा होने वाला है। लेकिन वो लड़की भी मेरी आंखों की तरफ देख रही थी। उसने अपना मुंह ढका हुआ था, जैसे मास्क पहना हो, लेकिन वो अजीब से चोले में भी थी। वो चोला उन कपड़ों के ऊपर ही पहन रखा था जो हवा के कारण फंसता जा रहा था। मैंने उससे सवाल किया, तुम कौन हो? तुम भी पिशाचों की तरह पेड़ों पर चढ़ सकती हो, इसका मतलब तुम उन्हीं में से एक हो। तुम्हारे पास भी वो शक्तियां हैं, लेकिन तुम पूरी तरह से काली नहीं हुई हो, यानी कि अभी तुम पर वो पिशाच की शक्ति असर कर रही है। तुम यहाँ पर क्यों आई हो और मरने का इरादा लेकर आई थी? वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मरने का इरादा नहीं, जिंदा होने का इरादा। मैं नहीं जानती मुझे ये पिशाच की शक्तियाँ कैसे मिली। मैं धीरे धीरे बदल रही हूँ। धूप से डर लगना शुरू हो गया है। ये मास्क पता है क्यों पहना है मैंने? उसने वो मास्क हटाया और उसके 2 बड़े दांत जो बाहर की तरफ निकल आते, वो जब भी डरती, बहुत खुश होती, गुस्सा होती, वो दांत निकल आते और उसे खून की भूख लगने लगी थी। ये बताती बताती वो रोने लगी थी। उसने कहा, मैं जानती हूँ किसने मुझे ये बनाया होगा, डोजन। उस शाम मैं डोजन के साथ ही थी। मुझे मेरी सहेलियों ने बताया था ये जो गैंगस्टर होते हैं ना, इनके पास बहुत पैसा होता है। मैं अपनी सहेलियों को कहती रही थी मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए, लेकिन जैसे उनके साथ मैं इस तक पहुंच गई और वो उस बड़े से किले में था।
उस किले में उस रात मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन मेरी गर्दन पर 2 निशान थे। जब मैं सुबह उठी तो मैं अपने घर में थी, जैसे कोई मुझे मेरे घर रात को ही छोड़ गया था। लेकिन गर्दन के वो निशान धीरे धीरे बीमारी की तरह शरीर में एक ऐसी शक्ति को फैलाते गए कि मैं धूप से डरने लगी, रात पसंद आने लगी, दांत बड़े होने लगी। और उसके बाद मैंने रिसर्च की तो पता चला मैं पिशाच बन गई हूँ। मैं ठीक होने के लिए हर कोशिश करने को तैयार हूँ, इसीलिए उस किले को ढूंढने मैं दोबारा जा रही हूँ। उस शाम उस किले में उसकी गाड़ी में आई थी, इसलिए नहीं जानती वो किला कहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं वहाँ जाकर रहूँगी। मैं बचना चाहती हूँ। मैंने उसका नाम पूछा था, संध्या, वो लड़की जो पिशाच के चक्कर में फंस गई। लेकिन अब मैं ये भी जानता था डोजन एक पिशाच है, एक परम पिशाच जो और पिशाचों को बना सकता है। यहाँ पर जितने भी ये काले पिशाच थे, ये किसी को भी काट डालें तो ये बीमारी आगे नहीं पहुँचती, कोई और पिशाच नहीं बनता। लेकिन परम पिशाच वो शक्तियाँ रखते हैं खुद जैसा बनाने की। अब इस लड़की को बचाने का एक ही रास्ता है। परम पिशाच से बने हुए जितने भी पिशाच होते हैं वो अपने अंदर के असली इंसान को जगाते हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा बुरा हो तो वो पिशाच बनने के बाद एक शैतान की तरह बर्ताव करता है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा अच्छा हो तो वो पिशाच बनने के बाद भी लोगों को मारता नहीं, बल्कि जानवरों को चूस कर उनके शरीर से वो खून पीता है। ये लड़की शायद अच्छी होगी, इसीलिए अब तक इस पर वो असर होना शुरू नहीं हुआ है। लेकिन बाकी जो बहुत बुरे थे उन्होंने हम पर हमला किया था। अब इस लड़की को बचाने के लिए परम पिशाच को मारना होगा। अगर इस कड़ी की शुरुआत का ही अंत कर दिया जाए तो यहाँ पर रहने वाले हर एक पिशाच का अपने आप अंत होगा, उस बीमारी का अंत होगा, और बाकी जो अभी अधूरे हैं वो बच जाएंगे, जो पूरे पिशाच हैं वो मारे जाएंगे। अब वो लड़की भी मेरे साथ चल पड़ी थी। हम दोनों उस किले को ढूंढना चाहते थे। यहीं इस जंगल में शायद वो किला मिलेगा जहाँ पर डोजन रहता होगा, और शायद वो अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा। कुछ तो वो कर रहा है आर्मी बनाने के लिए, मुझे वो सच जानना है। इस अंधेरे जंगल में जैसे ज़रा भी रोशनी निकल नहीं रही थी। बार बार मुझे ज़मीन फाड़कर उसके अंदर से नर्क की वो आग बाहर निकालनी पड़ती। उस आग के सहारे आसपास देखना पड़ता। लकड़ियाँ भी बारिश के कारण गीली हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ आए दिन बारिश पड़ती ही रहती है। उन लकड़ियों को जलाकर भी मैं मशाल नहीं बना सकता था। बार बार उस अंधेरे रास्ते में हमें आगे बढ़ना पड़ता। कई बार ऐसे खतरनाक जानवर मिलते जो किसी एक इंसान को जैसे चीर डालते, फाड़ डालते। लेकिन एक ऐसा इंसान जो मर नहीं सकता, एक ऐसी पिशाच जिसके पास बहुत शक्ति है, वो जानवर हमारे सामने कमज़ोर पड़ जाते और ज़ख्मी होकर भाग जाते। हम इस तरह आगे बढ़ते बढ़ते घने इलाके में पहुंच आए थे। ये वो इलाका था जहां पर पीले रंग के साइन बोर्ड लगे हुए थे। इससे आगे का इलाका बहुत खतरनाक है, ये लिखा हुआ था। यहाँ पर अजीब अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग यहाँ से गायब हो चुके हैं जो दोबारा मिले ही नहीं। कई जगह फेंसिंग की हुई थी और आगे कोई बढ़ने का साफ रास्ता नहीं था। झाड़ियों के बीच से गुजरना पड़ रहा था और दूर दूर से उड़ते हुए परिंदे दिख रहे थे। ये छोटे छोटे परिंदे नहीं थे, पूरे पर वाले पिशाच। यहाँ आसमान में उड़ने वाले पिशाच किसी भी इंसान का शिकार कर सकते हैं, लेकिन हमें छिपना था। अगर हम हर किसी से इसी तरह झगड़ते जाते तो उस किले को ढूंढने में हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती। मैं तो आगे बढ़ भी जाता, ये पिशाच छिप भी जाते, लेकिन संध्या, उसे यहाँ कहीं छिपना पड़ता, वो मेरा साथ नहीं दे पाती। वो अंधेरे में ही आगे बढ़ सकती थी, उसे दिन के वक्त छिपना होगा। पिशाच धूप में इस तरह ज़्यादा देर खड़े रहें तो उनकी राख बन जाती है। इसीलिए मैं आगे बढ़ता गया और रात अब ख़त्म होने वाली थी, लेकिन अब तक हम उस किले को ढूंढ नहीं पाए थे। यहाँ घने जंगल में भटक रहे थे, नदियों को पार करते, लेकिन आगे रास्ता बंद मिलता। कई जगह हमें पहाड़ियाँ मिल रही थी तो कई जगह मैदान मिल रहे थे। कोई भी ऐसा इलाका नहीं था जिस पर हम निशान बना पाते कि ये कोई खास जगह है। किले को ढूंढने के लिए मशक्क़त कितनी करनी पड़ेगी हमें पहले पता ही नहीं था। अब जान गए थे ये मशक्क़त बहुत ज़्यादा बड़ी होगी।
संध्या को अगर गाड़ी में लेकर वो ऐसे किले में गए हैं, वहां तक सड़क भी बनी होगी, लेकिन यहाँ कोई सड़क जंगल के अंदर दिख ही नहीं रही थी। अचानक पीछे से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आने लगी। ये आवाज को सुनकर हम तो पेड़ों के पीछे छिप गए, लेकिन मेरा दिमाग चकराने लगा था। जंगल में गाड़ी लेकर कौन आता है? ये काले रंग की लिमोजीन थी जिसे जंगल में घुसाया गया था, लेकिन कैसे? जैसे ही वो गाड़ी हमारे पास से गुजरी, हमने जमीन पर देखा वो घास अपने आप छंटी थी। नीचे बनी हुई सड़क ऊपर की तरफ उठ गई थी। साफ चमकती हुई ताज़ा सड़क जिस पर वो गाड़ी आगे की तरफ बड़ी तेजी से निकल गई। जैसे ही गाड़ी आगे निकली, पीछे वो सड़क अपने आप जमीन में धंसने लगी। दोबारा जंगल में जैसे रास्ता गायब हो गया हो। मैं और संध्या एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हम दोनों जानते थे अब हमें क्या करना है। संध्या पेड़ों के ऊपर चढ़कर बड़ी तेजी से उड़ती उड़ती आगे बढ़ने लगी और मेरे भागने की रफ्तार तेज थी। मुझ में ना मरने की शक्ति तो थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा तेज भाग नहीं सकता था। मुझे सांस नहीं चढ़ती, लेकिन फिर भी भागना पड़ता है। मेरी टांगों में इतनी जान नहीं है। मैं बड़ी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन वो गाड़ी काफ़ी आगे निकल गई। मैं तो अब थोड़ा थोड़ा हाँफने भी लगा था। इससे पहले मैं कभी भी इतनी तेज भागा ही नहीं था। चढ़ती है भाई, मुझे भी सांस चढ़ती है। ये कहता कहता एक जगह मैं रुक गया था। गाड़ी निकल चुकी थी और संध्या भी वहां से जा चुकी थी। मैं अब उस गाड़ी की दिशा में ही आगे बढ़ने लगा। पता नहीं किला कहाँ पर होगा। संध्या उस गाड़ी का पीछा कर भी पाएगी या नहीं, मैं नहीं जानता था। मैं बहुत समय चलता रहा। सुबह का समय होने वाला था और तब संध्या मेरे करीब आई थी। उसने चमकती हुई आंखें दिखाकर कहा था, मिल गया, वो किला मिल गया। मैं जानती हूँ। मैंने उस गाड़ी को एक खास जगह पर घुसते हुए देखा। हमें जल्दी चलना होगा, वहाँ हम भी उस किले के अंदर जा सकते हैं। हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। संध्या मुझे कोसती जा रही थी, क्योंकि उसे भी मेरे साथ ही जमीन पर चलना पड़ रहा था। मैं काफ़ी धीमे चल पा रहा था, बार बार हाँफ भी रहा था। बहुत तेज़ी से कभी कभी भागना पड़ता और मैं गिर जाता। शरीर पर चोट भी लगती। मेरी कुछ हड्डियां भी जैसे टूट सी गई थी, लेकिन कुछ समय बाद वो ठीक होने लगती। मैं बहुत जल्दी अपने शरीर का इलाज करवा सकता था, मरने के बाद जिंदा भी हो सकता था। अब काफ़ी समय आगे चलने के बाद सूरज की किरणें जैसे एक कोने से दिखने लगी थी और संध्या की आंखें खुलने लगी थी। वो रोशनी सह नहीं पा रही थी। भाप जो उसके शरीर से उठनी शुरू हो गई थी, वो मेरी तरफ इशारा करके कहने लगी, जल्दी चलना होगा, जल्दी चलना होगा, मेरे पास समय नहीं है। मैं इस तरह मैदान में नहीं रह सकती, मेरी मौत हो जाएगी। मैं अब उसके साथ तेज भागने लगा। हाँफता हाँफता एक पहाड़ी के सामने हम पहुंचे थे और उसने कहा, यहीं से एक दरवाज़ा खुला था और ये पहाड़ी नहीं, एक किला है। यहाँ पहाड़ी जैसा आभास होता है, लेकिन ये एक किला है, मैंने देखा है। अब हमें अंदर जाने का वो रास्ता ढूंढना था, लेकिन एक पहाड़ी जो कि एक किले की तरह बनी हो, बस भ्रम दे रही हो। दरवाज़ा किस तरफ है ये ढूंढना बहुत मुश्किल भरा होता है। उस पहाड़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया हमने, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा हम ऊपर चढ़े, ऊपर थोड़ी थोड़ी धूप आ रही थी और संध्या मेरे पीछे छिपने लगी, क्योंकि उसका शरीर थोड़ा थोड़ा सड़ने लगा था। लेकिन ऊपर बनी हुई गुफा, संध्या बेहोश होने लगी थी। उसे अपने कपड़ों में लपेटकर मैं सीधा उस गुफा में ले गया। अंधेरी गुफा में घुसते ही जैसे सब कुछ बदल सा गया था। संध्या अपने आप ठीक तो होने लगी थी, लेकिन अब हम गुफा में नहीं, एक बड़े से दरवाजे के पार एक किले के अंदर थे। ऐसा बड़ा सा किला, बाहर से जैसे ये एक चट्टान नजर आ रही होगी, पहाड़ नजर आ रहे होंगे, लेकिन अंदर से ये किला है, बिल्कुल साधारण इमारत की तरह बना हुआ किला। एक बड़ी शक्ति का इस्तेमाल किया गया है इसे पहाड़ दिखाने में, और अंदर से इस किले में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा मैं नहीं जानता था। वहाँ कई सारी मूर्तियाँ बनी हुई थी। वो मूर्तियाँ पत्थर की थी, लेकिन काले रंग के पत्थर, बिल्कुल पिशाचों की तरह भरमार थी। और मैं ध्यान से देख रहा था। हर एक मूर्ति का एंगल अलग, हर एक मूर्ति का पोज अलग। ऐसा लग रहा था सब पिशाच जैसे दिन के वक्त पत्थर बन जाते हों। उन पत्थर के बने हुए
पिशाचों के पास से हम गुजर रहे थे। कभी कभी उन मूर्तियों को हटाना भी पड़ता। वो भले ही पत्थर की थी लेकिन ज़्यादा भारी नहीं थी, उतनी भारी थी जितने इंसान होते हैं। तब मैं और संध्या मान बैठे थे, रात होते ही ये सारे पत्थर पिशाच बन जाएंगे। दोबारा से इस भीड़ का सामना करना पड़ेगा। हजारों में थे वो, हजारों में, और रास्ते को रोके हुए हम छिपते छिपते उन रास्तों से आगे बढ़े। वो गाड़ी लेकर कोई कहाँ पर आया होगा। जमीन पर जैसे किले के अंदर ही सड़क बनी हुई थी। अब हम उस किले के अंदर बड़े बड़े झूमर को देख रहे थे और किले के अंदर चारों तरफ बड़े बड़े मर्तबान, उन मर्तबानों में रंग बिरंगे पदार्थ से थे। वो पानी जैसे रंग बिरंगा अपने आप उबल रहा हो, खास केमिकल जैसे हर मर्तबान में रखा हुआ था जो चमक छोड़ रहा था। हम उन मर्तबानों को देखते हुए उस विशाल महल के और ऊपर वाले एरिया में जाने लगे। सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जा रहे थे और दिल मेरा भी घबराए जा रहा था। संध्या यहाँ अकेली है, मैं मर भी नहीं सकता। अगर मैं मरा अपने कब्रिस्तान में उठूंगा और यहाँ संध्या अकेली। ऊपर वाली मंजिल में बहुत सारे कपड़े पड़े थे, कपड़े ही कपड़े जमीन पर बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी से निकले हुए वो लोग अपने सारे कपड़े उतार चुके हों और आगे बढ़ चुके हों। आगे गए कहाँ पर होंगे, यहाँ चल क्या रहा है, ये हम एक दूसरे की तरफ देखते हुए बुड़बुड़ा रहे थे। जैसे ही हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे, बड़ा सा हॉल था और सामने एक बड़ा सा कांच का आईना। उस आईने के सिवा वहां और कुछ नहीं था, खाली। इस किले में हमें कोई भी नहीं मिला। ये देखकर हम हैरान थे, आखिर हुआ क्या। वो पिशाच डोजन यहाँ कर क्या रहा है, वो चला कहाँ गया। हम छत पर भी देख रहे थे, कहीं कोई छत पर तो लटका हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ कोई भी नहीं था। उस कांच के आईने के सामने पहुंचकर हम कांच के आईने में देखने लगे, आखिर इसके पीछे तो कुछ नहीं। वो पतला सा आईना था और पीछे एक दीवार। ये देखकर हम दोनों हैरान थे। हम दोनों कुछ ना कुछ करना तो चाहते थे, लेकिन करने के लिए कुछ है नहीं। आईने में बस चेहरे को ही घूर सकते थे। लेकिन तभी काले सूट पहने वहां कई लोग इकट्ठा हो गए। उनके हाथों में तलवारें थी। वो इकट्ठा होते गए। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे वो साधारण इंसान हो और मेरे सामने साधारण इंसान टिक नहीं सकते। इसके बाद उन्होंने हमसे लड़ना शुरू कर दिया। मैं उन्हें ज़मीन में गाड़ तो सकता था, लेकिन वो तेज़ धार तलवारों से भी मुझे बचना था। मेरे शरीर के हिस्से हुए तो मैं लड़ नहीं पाऊंगा। मैं मरा तो यहाँ से दूर निकल जाऊंगा। मैं बचा नहीं पाऊंगा संध्या को, और संध्या भी लड़ना चाहती तो थी, लेकिन सच में वो काले सूट पहने 10 से 15 लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से तलवार चला रहे थे। और तब मैं जान पाया वो पिशाच हैं, लेकिन साधारण इंसान के रूप में। यहाँ पर तरह तरह के पिशाचों को रखा गया था, अलग अलग कामों के लिए। और ये पिशाच बहुत तेज़ मुकाबला हमारा कर रहे थे और हार भी हम ही रहे थे। इस युद्ध में हार जैसे निश्चित सी लग रही थी। मैं बेसुध सा होकर उनसे लड़ता अगर मुझे किसी की परवाह ना होती। मैं अब संध्या को अपने पीछे किए आगे उनसे लड़ रहा था। एक पिशाच को हमने जैसे काट डाला था। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके सर को ज़मीन में गाड़ा और उसकी तलवार को खींच लिया, लेकिन 14 लोग, मेरे पास सिर्फ एक तलवार थी और मैं उन्हें किसी तरह से रोक पा रहा था। उनकी तेज़ी देखने लायक थी और वो घसीटते घसीटते मुझे पीछे तक ले गए। वो आईना और मैं, अब हम दोनों के बीच में और कुछ नहीं था और पीछे जाने का रास्ता नहीं। तभी जैसे संध्या ने कदम पीछे किए और वो आईने के पार चली गई। मैं उसे अकेले जाने नहीं देना चाहता था। मैं इन्हें भी मार सकता था, लेकिन मैंने कदम पीछे हटाना ही सही समझा और मैं भी उस आईने के पार। जैसे ही मैं आईने के पार आया, फिर से मैं उसी कमरे में था, लेकिन यहाँ पर कोई और मौजूद नहीं था। यहाँ पर ढेर सारा सामान पड़ा था। पहले तो ये सामान इस हॉल में नहीं था, लेकिन अब ये सामान कैसे आ गया? ज़्यादातर लकड़ी का सामान, बहुत सारा लकड़ी का सामान। कई तलवारें पड़ी हुई थी, दीवारों से टंगी हुई थी। खाने पीने का सामान, यहाँ
एक बड़ी सी बोरी भी पड़ी हुई थी जिसमें शायद खाने की फसल रखी हुई थी। लेकिन उस आईने से अब वो तलवारें लिए पिशाच भी बाहर की तरफ आने लगे और मैं समझ गया था हम कहीं और आ गए हैं। हो सकता है ये कोई समानांतर ब्रह्मांड हो सकता है ये कोई और किला हो, और वो आईना एक दरवाज़ा था। उस दरवाजे को पार करके हम यहाँ तक पहुँच आए हैं। हमने अब भागना शुरू कर दिया बाहर की तरफ। मैं संध्या को बचा सकता था और तरीका यही था, संध्या को यहाँ से बाहर निकालना। मैं खुद की जान के बारे में नहीं सोच रहा था, उस लड़की की जान के बारे में सोच रहा था। अब उन तलवार वालों से बचने के लिए हमें किले से बाहर भागना पड़ा था। हम उन सीढ़ियों के सहारे किले से बाहर आ रहे थे और बाहर बहुत ज़्यादा घने घने पेड़, वो पेड़ किले से भी ज़्यादा ऊंचे थे, इस कारण वहाँ काफ़ी ज़्यादा छाँव थी। और अब संध्या भाप के सहारे भाग सकती थी। उसके शरीर से भाप ज़रूर निकल रही थी लेकिन उसे जलन महसूस नहीं हो रही थी। वहाँ वो उसके पीछे थे और मेरे भी पीछे, 3 मेरी तरफ और 3 उसकी तरफ। बाकी जैसे वहीं पर रुक गए थे किले की सुरक्षा के लिए। और सामने आ रही वो भीड़ चारों तरफ हमें घेर चुकी थी। तलवारें लिए, वो बड़े बड़े डंडे लिए, वो भीड़ जैसे गांव की भीड़ लग रही थी। उनके कपड़े भी पुराने से लग रहे थे, जैसे ये दुनिया ही बदल गई हो। मुझे समझने के लिए समय चाहिए था, लेकिन वो भीड़ हमें घेर चुकी थी। वो लोग तलवारें लिए हुए तो थे, लेकिन मैं सूंघ सकता हूँ वो साधारण इंसान थे, वो कोई पिशाच नहीं थे। उन्होंने घेर कर हमें कहना शुरू कर दिया, तुम पिशाचों ने तंग करके रख दिया है, तुम पिशाच सबको मारे जा रहे हो, करना क्या चाहते हो? इन्हें यहीं पर जलाकर मार दो। तब मैं उन्हें कह रहा था, नहीं, मैं पिशाच नहीं हूँ, मैं कोई पिशाच नहीं हूँ। हम उस पिशाच को रोकने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। डोजन यहीं पर है, मैंने उसे यहाँ आते हुए देखा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। डोजन? कौन डोजन? यहाँ पर कोई डोजन नहीं है। और तुम पिशाच हो? मैंने कहा, नहीं, मैं पिशाच नहीं हूँ। सामने धूप वाली उस जगह में खड़ा होकर मैं कह रहा था, देखो मैं पिशाच नहीं हूँ। और वो पूरी भीड़ जो लगभग 1000 से ज़्यादा थे, उन्होंने संध्या को भी धूप में खड़े होने को कहा। मैं ये तो जान गया था ये गांव के लोग हैं जो पिशाचों से तंग आ गए हैं, लेकिन अगर उन्हें पता चला संध्या भी एक पिशाच है तो वो उसे जलाकर मार देंगे। अब मुझे अपना दिमाग चलाना था और मैंने बड़ी जल्दबाजी में कहा, अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो हमें कैद कर लीजिए। देखिए, मारिए मत, मैं इस लड़की के साथ कैद होने को तैयार हूँ। जब आपको यकीन आ जाए हम पिशाच नहीं हैं, आपको नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, तब आप हमें छोड़ सकते हैं। देखिए, इस तरह से ज़्यादती मत कीजिए, हम खुद शिकार हैं उस पिशाच के। वो गांव वाले जैसे हमारी बात मान चुके थे, लेकिन वो पूरी की पूरी भीड़ हमें ले गई थी आगे की उन वादियों में वो गुफाओं के अंदर लगी हुई सलाखें, हमें वहाँ कैद किया गया था। कैसी जेल थी ये, कौन सी जगह है? हम पश्चिम बंगाल में ही हैं ऐसा तो लग रहा था, लेकिन सब कुछ बदला बदला था। मैं सवालों के जवाब चाहता था और जब उस भीड़ ने हमें कैद किया, वहाँ और भी कई कैदी थे, पिशाच जैसे कैदी और अजीब बेढंगे आकार के वो जानवर। वहाँ सलाखों के कई कमरे बना रखे थे गुफा के अंदर, उस अंधेरी गुफा में जैसे सबको कैद किया गया था। और तब जाकर वो भीड़ कम हुई और आसपास से आ रही आवाज़ें हमें डराने लगी। मुझे सवालों के जवाब चाहिए थे कि हम कहाँ पर हैं, ये हो क्या रहा है, और सवालों के जवाब एक ही जगह से मिल सकते थे। मेरी वो किताब मेरे शरीर का हिस्सा। मैंने वो किताब अपने शरीर से निकाली और वो फड़फड़ा रही थी। जल्दी मैंने उसे खोला और उससे सवाल करने शुरू कर दिए। हम कहाँ पर हैं? यहाँ हो क्या रहा है? मैं क्या पश्चिम बंगाल में हूँ या किसी और देश में हूँ या किसी और राज्य में हूँ? इसके बाद जवाब आया, तुम वहीं पर हो जहाँ पहले थे। मैंने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? सब बदला बदला क्यों है? क्या हम किसी और ब्रह्मांड में हैं? जवाब आया, नहीं, हम किसी और ब्रह्मांड में नहीं हैं। अब मैं हैरान हो गया था और डर गया था। मुझे डर था उस सवाल से जो मैं करने वाला था। क्या हम अपने समय में हैं? तो मुझे जवाब मिला था, नहीं, हम 230 ईस्वी में थे। हमने समय यात्रा कर ली थी।
लगभग 1800 साल की समय यात्रा, और इस समय यात्रा से मैं घबरा गया था। अगर उसके पास समय यात्रा करने की शक्ति है तो वो किसी भी समय में जा सकता है, और अगर वो किसी भी समय में जा सकता है तो उसे ढूंढना असंभव होगा, उसे जल्दी ढूंढना होगा। मैं कई सवालों को लिए उस पिंजरे के अंदर था और सलाखों को काटा नहीं जा सकता था। ना तो मुझ में वो शक्ति थी, ना ही संध्या में वो शक्ति थी, और आसपास के वो जानवर हमें जानते तक नहीं थे। हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंच आए थे जहां मैं उस शैतान के दासों को रोकना चाहता था। डोजन को रोकना तो चाहता था, लेकिन अब खुद किसी और समय में फंस गया था, किसी और जगह। क्या ये एक जाल था, या मैं यहाँ पर उसे रोक पाऊंगा? दोस्तों, आने वाले एपिसोड बहुत ही रोमांचक होने वाले हैं। आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।